नमस्कार दोस्तों जनजातियों के भौगोलिक विस्तार के बाद अगला टॉपिक आता है जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। तो क्या है जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले ये जानते हैं संविधान जनजातियां किसे मानता है। क्या पहाड़ों या जंगलों में रहने वाले लोगों को संविधान जनजातियों के लोग मानता है, या संविधान या समाज की मुख्य धारा में नहीं आने वाले लोगों को संविधान जनजातियों के लोग मानता है? तो दोस्तों संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। एक्चुअली दोस्तों संविधान जनजातियों को परिभाषित नहीं करता है। संविधान का अनुच्छेद 366-25 के अनुसार अनुसूचित जनजातियां उन्हें माना जाएगा जिनको अनुच्छेद 342 के तहत नोटिफाई किया गया हो। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अनुच्छेद 342 के तहत कौन और किसे नोटिफाई करेगा? तो इसका जवाब भी अनुच्छेद 342 ही देता है। अनुच्छेद 342 एक के अनुसार राष्ट्रपति किसी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के प्रमुख यानी कि राज्यपाल या उपराज्यपाल जो भी हो उससे परामर्श करने के बाद किसी समूह या समुदाय को जनजातियों की सूची में शामिल कर सकेगा, और यही पावर अनुच्छेद 342(2) संसद को देता है। यानी कि संसद भी अनुच्छेद 342(2) के तहत किसी समूह या समुदाय को जनजातियों की सूची में शामिल भी कर सकती है और उनको हटा भी सकती है। अब यदि अन्य संवैधानिक प्रावधानों की बात करें, यानी कि जनजातियों से संबंधित संविधान में और क्या क्या प्रावधान है, तो आइए संविधान को शुरुआत से देखते हैं। सबसे पहले जनजातियों से संबंधित पहला भाग आता है भाग 3, जिसका कि नाम मौलिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। इसमें जनजातियों से संबंधित 3 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 29। अनुच्छेद 15(4) ट्राइबल्स के लिए एजुकेशनल रिजर्वेशन की बात करता है, और वही अनुच्छेद 16(4) ट्राइबल्स के सर्विस में प्रमोशन के रिजर्वेशन की बात करता है, और अनुच्छेद 29 जो कि अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है, इसमें जनजातियां भी शामिल हैं। इसके बाद भाग आता है भाग 4, जिसका कि नाम डीपीएसपी है, और एक अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। इसमें अनुच्छेद 46 राज्य को ये निर्देश देता है कि वो एसटी के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक हितों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा। और इसके बाद फिर आता है भाग 10, जिसका कि नाम ही अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। इसमें जनजातियों के प्रशासन और 5वीं अनुसूची की बात कही गई है, 5वीं अनुसूची, जिसकी की बात हम आगे वीडियो में करेंगे। इसके बाद आता है भाग 12, जो कि फाइनेंस से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 275 में एक प्रावधान है कि 5वीं और 6वीं अनुसूची में शामिल राज्यों के लिए अनुदान यानी कि ग्रांट दिया जाएगा। अब यदि अगले भाग यानी कि भाग 16 की बात करें, तो इसमें अनुच्छेद 330 लोकसभा में और अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभा में जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है, और इन्हीं अनुच्छेदों के तहत लोकसभा में पूरे भारत की लोकसभा में जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं, और इन 47 सीटों में से 6 सीटें मध्य प्रदेश में आरक्षित हैं। और भाई यदि मध्य प्रदेश की राज्य विधानसभाओं की सीटों की बात करें, तो मध्य प्रदेश की राज्य विधानसभा की भी 47 सीटें जनजातियों के लिए आरक्षित है। यानी कि जितनी सीटें पूरे देश में लोकसभा की जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, उतनी ही सीटें मध्य प्रदेश में भी राज्य विधानसभा की यानी कि 47 ही जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। इसी भाग के यदि अगले अनुच्छेदों की बात करें, तो अनुच्छेद 335 एसटी के लिए सर्विस में आरक्षण का प्रावधान करता है, और वहीं अनुच्छेद 338 एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है, और अनुच्छेद 339 एसटी के प्रशासन और उनके कल्याण के लिए संघ के नियंत्रण की बात करता है। और अब यहाँ पर जनजातियों से संबंधित सभी अनुच्छेद कंप्लीट हुए, यानी कि संविधान में जनजातियों के लिए स्पेसिफिक आर्टिकल मेंशन किए हैं वो यहाँ पर सभी कंप्लीट हुए। अब यदि अनुसूचियों की बात करें, तो अनुसूची 5 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर बाकी पूरे देश में जनजातियों के लिए प्रशासन और उनके नियंत्रण के संबंध में जिक्र है। और इसमें फिलहाल 10 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। और वहीं 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातियों के प्रशासन का प्रावधान करती है, और इसी अनुसूची के तहत इन 4 राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदें बनाई गई हैं। दोस्तों हमने इस वीडियो में केवल जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का जिक्र किया है, ना कि कानूनी प्रावधानों का, क्योंकि एमपीपीएससी के सिलेबस में भी जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान ही दिए गए हैं, तो इसलिए हमने संवैधानिक प्रावधानों का जिक्र किया है। तो मिलते हैं
इस यूनिट के अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।